फ्रेंड, मैं प्रेरणा मैम आप सभी का इंग्लिश क्लास के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए, आप सोच रहे होंगे कि कल मैम आई और थोड़ा बहुत बता के चली गई, कुछ खास नहीं बताया। मैंने कहा था ना फ्रेंड कि मैं बहुत नहीं बताऊंगी, लेकिन जो भी बताऊंगी बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से साथ चलेंगे और बेसिक से टॉप तक जाना है और कुछ अच्छा करना है। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को अपनी रूटीन में चेंजिंग लानी पड़ेगी। हम लोग जो भी लाइफ जी रहे थे, जिस टाइप से हम लोग रह रहे थे, हम लोग वो वाला लाइफ स्टाइल नहीं चूज करेंगे। सबसे पहले अपने रूटीन को चेंज करेंगे और हर एक दिन अपने आप को सोचेंगे कि आज हमें पूरे दिन में क्या करना है, कैसे रहना है, हमारा शेड्यूल क्या होगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो पहले सुबह उठते ही शेड्यूल मत बनाओ, करना क्या है। रात में जब सोने के लिए जाओ तो सोने वक्त में खुद का ये बनाओ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था और कौन सा वेस्ट पार्ट था जो कि मुझे नहीं करना था फिर भी मैंने किया। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो यूजलेस हो। जो भी करो खुद को बिजी रखो, इंगेज रखो। तो क्यों ना हम वो वक्त जो दूसरों में टाइम स्पेंड करते थे, फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड करते थे, वो टाइम हम पढ़ाई में लगा दें। खेलते खेलते कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। तो कल सोचोगे कि मैम एबीसीडी क्यों बताएं, एबीसीडी तो आती ही थी, एबीसीडी तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो फिर मैम एबीसीडी क्यों बता रही हैं, एबीसीडी की आवश्यकता तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने बताया था ना, मैं बेसिक से बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को जानना है कि जो भी साउंड हमारे गले से आ रही है वो आ कहाँ से रही है। वो हमारे गले में एक, जैसे देखो मैं बता रही हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी यहाँ पे एक वोकल कॉर्ड होता है। ठीक है। जो भी तरह तरह के साउंड्स आते हैं, जो भी साउंड होता है वो सब यहीं से आता है, इस जगह से आता है। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, वोकल साउंड। वोकल साउंड किसे कहते हैं, जो वोकल कॉर्ड से, हमारे गले से जो भी आवाज़ आती है उसे वोकल साउंड कहा जाता है। जैसे क, ठीक है, ख, जो भी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, उसे हम रिपीट करके बोल बोल के देखेंगे और गले पे हाथ रख के फ्रेंड चेक करो कि हमारा साउंड आ कहाँ से रहा है। हम गले के पास जब हाथ रखोगे ना तो उसमें से वाइब्रेशन होता है, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करता है। तो जहाँ वाइब्रेट करता है वही वोकल कॉर्ड होता है, वहीं से साउंड आती है। ठीक है। तो देखो, तो लिखेंगे कैसे वोकल साउंड का, ये क्या डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड। ठीक है। वोकल साउंड का डेफिनेशन यही होगा कि लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड। वोकल साउंड कितने टाइप्स के होते हैं, वोकल साउंड 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इन 20 टाइप्स के वोकल साउंड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 20 टाइप्स के वोकल साउंड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है कि जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से ओरिजिनल निकलता है विदाउट किसी का कॉपी किए हुए, ठीक है, जो साउंड वोकल कॉर्ड से निकलता है विदाउट किसी भी साउंड को कॉपी किए हुए, उसको कहा जाता है वोवेल साउंड। ठीक है। तो उसको क्या क्या कहते हैं, जो हमारे विदाउट किसी भी वर्ड के, विदाउट हेल्प के, सिर्फ उसके साथ कोई भी टंग टीथ या फिर किसी भी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही साउंड निकाल के देखो विदाउट किसी भी सेंस ऑर्गन का यूज़ किए हुए, जैसे टंग हुआ, टीथ हो गया, फिर बॉडी लैंग्वेज, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल सिर्फ आवाज़ निकालो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो वो सिर्फ रोता है, चिल्लाता है, आवाज़ें निकालता है, वो तब तक साउंड के बारे में नहीं जान रहा होता है, उसे कुछ भी नहीं पता होता है कि साउंड होता क्या है, कैसे बोलूँ, अपना मेरा लैंग्वेज क्या है, उसका कोई भी लैंग्वेज नहीं होता है। वो सिर्फ रोता है क्योंकि वो आवाज़ करता है और सिर्फ मुंह खोलो, विदाउट किसी चीज़ को ये किए हुए, कोई भी वर्ड का यूज़ मत करो, सिर्फ आवाज़ निकालो, उसमें से आवाज़ें निकलेंगी
बस यूं ही ऐसे आएंगी, बस यूं ही आएंगी। वो ओरिजिनल साउंड जो होता है ना वही वॉवेल होता है। और इसका क्या होता है कि अब वोवेल को चाहोगे कि उसे डिफाइन कैसे करूं, तो देखो मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिख रखा हुआ है। देखो, अ वोवेल वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वोकैलिस मीनिंग वोकल। वोकल वर्ड जो होता है, वोवेल साउंड क्या होता है कि ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है वोकल। लेटर विच कम्स थ्रू द वोकल डायरेक्टली इज नोन एट वोवेल। जो डायरेक्ट वोकल से डायरेक्टली जो साउंड आता है उसको वोवेल कहा जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में, शब्दों में, अ लेटर लाइक ए ई आई ओ यू, जैसे ए ई आई ओ यू, इसको वोवेल साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि फिर उसमें 5 कॉन्सोनेंट वोवेल होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवेल साउंड होते हैं। बाकी रेस्ट 21 पार्ट्स जो हो गए, 21 जो बच गए, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, अब कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे। कॉन्सोनेंट का पहले डेफिनेशन नहीं देखेंगे, पहले हम लोगों को डेफिनेशन देखने में टाइम है, बट कॉन्सोनेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि कॉन्सोनेंट जब छोटे होते हो तो बच्चा सिर्फ रोता है, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं ना तो क्या करते हैं कि हम किसी ना किसी का नकल उतारना शुरू करते हैं। जैसे जब बच्चा न्यूली बॉर्न बेबी होता है, वह मम्मा पापा दादा दादी कहना नहीं जानता है, वो सिर्फ रोता है। ठीक है, उसके बाद जब वो मम्मा पापा कहता है ना, वो किसी ना किसी का कॉपी करता है, हम उसे सिखाते हैं कि बोलो मम्मा, बोलो पापा। उसमें क्या होता है, जब वो मम्मा और पापा वर्ड यूज़ करना शुरू करता है, उसमें लिप का यूज़ करता है, टंग का यूज़ करता है, अपने बॉडी का यूज़ करता है, तित का यूज़ करता है, फिर उसके बाद अलग सा साउंड निकालता है, जैसे पा पा, मम मा। हमने लिप्स का यूज किया और टंग का यूज किया, साथ में तित का भी यूज किया। ठीक है, अब देखो समझने के लिए क्या करना है कि कॉन्सोनेंट को कैसे समझना है। कॉन्सोनेंट को बस समझने के लिए, डेफिनेशन के लिए नहीं, समझने के लिए है। कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो नकल वाला साउंड होता है, कॉन्सोनेंट नकलची होता है। ठीक है, वो दूसरों का नकल करता है। वॉवेल, बहुत सारे वॉवेल को के कॉम्बिनेशन से जो साउंड निकलता है, वॉवेल को चाहे अदर लेटर्स के कॉम्बिनेशन जिससे जो साउंड निकलता है उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ऐसे हम लिख सकते हैं, अ बेसिक साउंड इन विच द ब्रेथ इज एट लीस्ट पार्टली ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, हमारा ब्रेथ जो होता है ना वो पार्टली ऑब्स्ट्रक्ट रुकता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, कटता है बीच में। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहे तो अ लेटर विच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड, जो लेटर ये वॉवेल साउंड के थ्रू के हेल्प से जो है ये इसमें लिखा जाता है, बनाया जाता है, उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। ठीक है, तो उसे उस जैसे बी सी डी रेस्ट जो 21 बच चुके हैं वो हो गए कॉन्सोनेंट साउंड। और अदर लैंग्वेज में फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे करेंगे, अ लेटर द प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ, लिखते जाना बच्चों, a letter with the pronouns with the a letter the pronouns with the help of lip, teeth, tongue or parts of body is called consonant sound। ठीक है, इसको सीधे भाषा में समझने के लिए नकलची साउंड कह दो, या फिर जो देखा देखी में दूसरों का नकल करके देखा देखी में बन जाता है उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, फिर आगे जब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे, जब आप आगे समझेंगे तो मैं ये भी बताऊंगी आप लोगों को कि जब वॉवेल वॉवेल पढ़ते हैं ना तो वॉवेल के साथ क्या होता है कि हमेशा आर्टिकल लगता है। ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू, इसके साथ आर्टिकल लगता है। मैं डिटेल में बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तो वॉवेल के साथ क्या होता है कि आर्टिकल का यूज़ करते हैं। आर्टिकल कौन कौन सा होता है, ए आर्टिकल, ए एन और द, ये आर्टिकल वॉवेल के साथ यूज होता है।
मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। वॉवल जो होता है ना वो 5 वॉवल तो होते हैं, A E I O U, लेकिन उसके साथ आर्टिकल जो होता है ना एन या फिर ए जो भी होता है, एन अगर लगता है तो उसके वॉवल लेटर पे नहीं ये लगता है, ठीक है। आर्टिकल वॉवल लेटर से नहीं लगता है, उसका साउंड मैटर करता है, ठीक है। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि जब ए और एन का यूज़ कब करते हैं और द का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। तब मैं बताऊंगी, ऐसे नहीं बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए जान लो कि आर्टिकल का यूज़ ए एन द हम वॉवल के साथ यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ ए करते हैं या फिर द करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, लैंग्वेज का विकास जो होता है ना वो साउंड से होता है। ये बिल्कुल बेसिक है, मैं कल भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। लैंग्वेज का विकास जो क्या होता है कि वो साउंड से होता है। साउंड 20 टाइप्स के होते हैं और कॉन्सोनेंट 44 होता है। फिर अब मन में आ रहा होगा कि यार साउंड जब 20 होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है 44 होता है, तो फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 कैसे हुआ? सोचने वाली बात है। जो वोवल बोल रही है मैम कि 5 ही होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, तो फिर कॉन्सोनेंट अब बोल रही है कि 44 होते हैं, कैसे हो सकता है? सोच सकते हो, ऐसा ये नहीं है, सोचने वाली बात है। तुम लोगों को क्वेश्चन ये नीचे में कमेंट बॉक्स में ये मेरे से पूछ सकते हो कि जब आपने कहा कि कॉन्सोनेंट 21 ही होते तो फिर अभी बोल रही हो कि कॉन्सोनेंट 44 होते हैं, कैसे हो सकता है? मैंने आप लोगों को याद है, मैं कल बोल रखी हुई थी कि जितना भी वो बच चुका है KLMNOPQ जैसे साउंड निकलता है, हम उसे यूज़ करेंगे और उससे 2 वर्ड लिख के लाएंगे। आप लोगों ने लिख के मुझे दिया नहीं ना? कोई बात नहीं है फ्रेंड, जब भी आप इस वीडियो को देखो, जब भी ये करो, जब आप लोगों को लगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इंग्लिश को थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, बोल रही है अच्छा ही बोल रही है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड। थोड़ा सा मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन खेल खेल में अगर बेसिक से शुरू करोगे ना सब समझ में आएगा, सब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं कि 44 होते हैं। जैसे देखो, लैंग्वेज 44 होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है ये क्या कहते हैं, फाई साई जो भी होता है, डेल्टा गामा ये सब। तो इन सारे सिंबॉलिक कॉन्सोनेंट को याद करना बहुत टफ है। तो क्या करते हैं कि इससे सिंबॉलिक को हम लोग नहीं याद कर सकते हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है, तो हम इसे स्किप करते हैं। इसमें से 21 ले लेते हैं और वॉवल में से क्या करते हैं कि 5 को ले लेते हैं। तो 5 + 21 ये 26 हो गया। तो कॉन्सोनेंट में हम 26 को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब करेंगे क्या कि मैंने कल भी बताया था कि इंग्लिश को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक रूल बेस्ड होता है, वो कैब बेस्ड होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी, ठीक है। तो रूल बेस्ड जो होता है वो फिलर्स होता है, एरर्स होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है। ये हम छोटे बच्चों के लिए नहीं है, जैसे जो बच्चे छोटे हैं वो इन चीज़ों को, इस पोर्शन को उन लोगों को नहीं पढ़ना है। मैंने जो बताया, जो चीज़ें नहीं पढ़नी है छोटे बच्चों को, या फिर जो गांव में रह रहे हों, वो कोचिंग ट्यूशन के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हों, तो वो इस सेशन से ज़रूर बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। चाहे जिन माओ को जो भी हो, पढ़ने की उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में कोई भी पढ़ सकता है, स्टार्ट कर सकता है, बस इनिशिएट होने की ज़रूरत है। बस वो एक अच्छा सा इनिशिएशन लेने का ज़रूरत है, वो ले और अच्छा से अच्छी शुरुआत के साथ अच्छा करें। कोई भी कर सकता है, मेरे सेशन को शुरू से जो भी देखेगा वो अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जब हम किसी कंपटीशन का, बैंकिंग का हुआ, मेनली बैंकिंग का ही अगर प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रूल बेस्ड जो होता है वो फिलर्स होता है, एरर्स होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है, ठीक है। तो सिर्फ रूल को अगर समझ लेते हैं, लैंग्वेज को स्किप करते हुए सिर्फ रूल को समझेंगे ना, तो इसमें से 10 to 12 क्वेश्चन तो आराम से बन ही सकते हैं फ्रेंड, आराम से बन जाएंगे, ठीक है। बस एंड तक बने रहिएगा, हमेशा कोई भी सेशन को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा।
उसके बाद क्या करते हैं कि अब हम लोगों को ज़रूरत पड़ा है कि जब हम लोगों का बेसिक नॉलेज हो चुका है, हम लोग समझ चुके हैं कि वो क्या, वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, किस में आर्टिकल लगता है, किस में नहीं लगता है, या फिर साउंड का कहाँ से निकला है, कहाँ से उत्पन्न उत्पन्न हुआ है, वो सब हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, तो आप किसी से भी पढ़ोगे, किसी भी ट्यूशन में या फिर किसी बुक को पढ़ोगे, तो वो बुक विच लैंग्वेज है कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज अ सेंटेंस। नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड अगर सेंटेंस होता है तो वर्ड तो दिस हुआ, ठीक है, इज हुआ, दिस इज, उसके बाद हो गया गुड, हो गया बॉय, हो गया। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जब आपके कहने का मतलब है सेंटेंस इज अ ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सेंटेंस को क्या लिख देंगे, इज, गुड, बॉय, दिस। क्या ये सही है? नहीं ना, नहीं सही है ना, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड ही है ना। क्या सुनने में अच्छा लग रहा है? लग रहा है कि ये नहीं, ये जो लिखा हुआ ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो नहीं फ्रेंड, ये सिर्फ अगर हम ये कह दें कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो ये सिर्फ इतना मात्र कह देने से ये सेंटेंस का डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसका कोई जो हम सेंटेंस को लिख रहे हैं उसका कोई डेफिनेट मीनिंग होना चाहिए ना। उसी चीज को अगर हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में अगर लिखते हैं, देखो अब बोलते हैं क्या, जो तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो तुम कहाँ जा रहे हो को हिंदी में क्या, कहाँ तुम जा रहे हो, कैसा लगता है सुनने में? उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, बताओ कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी लगता है ना। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना, हम लोगों को चेकआउट करना है, चेक करना है कि वो सबसे पहले ग्रामेटिकली, ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग क्या वो सही है। अगर सही है तो वो सब कुछ है। तो एक सेंटेंस होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट का होना और एक वर्ब का होना। ये दो चीज़, सब्जेक्ट और वर्ब, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ, पहले मैंने कहा कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, मैंने कहा था ना सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फिर मैंने कहा कि उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना जरूरी है। ठीक, अब देखो, अगर इसे सेंटेंस को, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, या फिर ही कह ले, ही इज अ बॉय, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस लिखे इज गुड ही बॉय, इसमें सब्जेक्ट भी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी है, क्या फिर भी इसको सेंटेंस कहेंगे? नहीं। एक सब्जेक्ट के लिए, एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो सही बात है, अच्छी बात है, जो मैम ने कहा मान लेती हूँ, मान लेता हूँ, आप लोग कहोगे। फिर आप लोग ये भी तो कह सकते हो कि ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड ही है, तो फिर आपने क्यों कहा कि तभी नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ सेंटेंस नहीं हो सकते हैं? यस, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही ये क्या है। अब देखो, उसके साथ क्या होता है, उसमें कंडीशन लगा होता है, वो उसका कोई डेफिनेट मीनिंग निकले। ठीक है, कंडीशन क्या होगा कि एक उसका डेफिनेट मीनिंग लिख दे, उसके साथ एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो। ये तीनों रूल्स फॉलो होने चाहिए, तब उसे सेंटेंस कहेंगे। और सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट मैं कल बताऊंगी, कल समझाऊंगी। कल फिर से आप लोग बहुत अच्छे से फ्रेश होकर के आ जाना और बिल्कुल फ्री माइंड से होकर के अच्छे से, ठीक है।
फिर पढ़ाई करना, और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी डाउट होंगे, जो मैंने कल के क्लासेस में और आज की क्लास में जो भी बता रखी हुई है, वो उन चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं जल्दी ही अगर जिन बच्चों को बहुत जल्दी है कि नहीं मुझे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जो जिन्हें कुछ भी नहीं आ रहा हो और बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से जो शुरू कर रहे हो, तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं उनके लिए लाई हूँ। जो जिनको जो पढ़े हुए हैं कहीं से, या फिर खुद के मेहनत से, या फिर कहीं से भी पढ़े हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए भी एक सेशन लेके आऊँगी। सिर्फ रूल बेस्ड होगा, सिर्फ रूल ही होंगे उसमें। उसमें सिर्फ रूल को देख लेना, याद कर लेना, और फिर करना। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर देख ही लेते हो तो क्या जाता है, देख लो अच्छे से, जो भी रिवीजन हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट होगा वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे फिर डिस्कस करूँगी, साथ मिलके कर लेंगे, ठीक है। अगर ये मेरी सेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो, मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और लाइक्स ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।